बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ एज़ यूजुअल हसन बेग और रिमशा। रिमशा। तो भाई आजकल जो हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो आप लोगों को मालूम है, वो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस। और इंडो पाक रिलेशंस जब से पाकिस्तान बना है, जब से ये सब कॉन्टिनेंट आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान बना है, तो उस वक्त से ये शुरू होते हैं और आज तक वो कोई ऐसी कशमकश का शिकार हैं कि समझ नहीं आता कि ये हालात कैसे ठीक होंगे, ये इंडो पाक रिलेशंस कब ठीक होंगे और कैसे ठीक होंगे, कौन ठीक करेगा। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात का भी पता है कि ये रिलेशंस बेसिकली इसमें जो यानी बिटर एंड सावर किस्म की रिलेशनिंग है, वो बुनियादी तौर पे कश्मीर की वजह से है। कश्मीर का आप लोगों को सबको मालूम है कि एक बहुत ही खूबसूरत खिता है, बहुत अच्छे लोग हैं और उसके साथ साथ तकरीबन सारे के सारे मुसलमान थे। तो जब पाकिस्तान बना तो उम्मीद ये की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन वहाँ का हिंदू महाराजा उसने उस वक्त तक कोई डिसाइड नहीं किया था। इसी वजह से वो एक मसला रह गया। आज हमने भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात करनी है, साउथ एशिया की बात करनी है और बेसिकली हमने कश्मीर पे बात करनी है, चूँकि एक दफ़ा फिर खुदा न खास्ता जंग के हालात पैदा हो गए हैं और जंगी हालात जो है ना वो भी कश्मीर की वजह से हैं। और कश्मीर पे 3-4 जंगें कर चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान। और इस दौरान एक पाकिस्तान के साथ भी मसला हुआ। और आप लोगों को मालूम है 1971 में 1971 में बांग्लादेश बन गया। हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान था, वो भी उसी की भेंट चढ़ गया। लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। जैसे फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हुआ, इसी तरह कश्मीर का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस उस पर पास हुई हैं, करारदादें मौजूद हैं, लेकिन मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इसी पे आज बात करेंगे। और सबसे पहले रिमशा आपसे पूछते हैं कि ये दोनों इतने खूबसूरत मुल्क हैं, तो ये आपस में मिल क्यों नहीं बैठते, ये आपस में एक क्यों नहीं होते। ये यूरोप वालों ने भी बड़ा वो कहते हैं कि हज़ारों साल जो है ना एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन आज जाएं आप तो आपको पता है शेंजन वीज़ा लें, जिस मुल्क में जाएं कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, लोग घूम रहे हैं और मतलब उनके दोस्ताना ताल्लुकात जो है ना। ये बताएं कि ये क्यों मसला हल नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान और इंडिया कब अच्छे रिलेशंस कायम करेंगे? सर, इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं तो ये अलग ही क्यों होते हैं। और दूसरा ये कि हाँ, ये आपने बेसिक बुनियादी बात की है कि ये बेसिकली अलहदगी क्यों हुई। अलहदगी की रीज़न एक जो है ना, मुसलमानों का जो एहसास महरूमी था वो उनको कर गया। सर, इस्लाम और हिंदुइज़्म की वजह से ही मेन अलहदगी हुई ना, और आज भी मेन फैक्टर वही है। आज भी अगर कोई जैसा हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के ऊपर भी जो पहलगाम अटैक हुआ है और जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स और डिफरेंट पीछे भी जितनी वॉर्स हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब वो ये नहीं सोचते होते कि पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से कोई दुश्मनी है। वो बस ये कहते होते हैं कि मुसलमानों ने हमला किया, यही वो चाहे वो उनके अपने मुल्क के ही जी मुसलमान जी हो। वो कोई भी हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की जो बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर है, आपको पता है। और कश्मीर बिल्कुल। पे वो जैसे भारत कहता है ये हमारा अटूट अंग है, इसी तरह हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है। सर, लेकिन आप जनरली देखा जाए तो इंडिया 80% कश्मीर को ऑक्यूपाई करता है और पाकिस्तान सिर्फ 20% कश्मीर को ऑक्यूपाई करता है। तो इंडिया का ये कहना उनका अटूट अंग है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बस वो उसकी एक नाजरीन के लिए एक मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुए, तो इंडिया जब पाकिस्तान अलहदा मुल्क बना, तो उस वक्त फिर ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी जिसमें कश्मीर भी शामिल था, उनको ये इख्तियार दिया गया, उनके हुक्मरानों को ये इख्तियार दिया गया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तो जब ये इख्तियार की बात हुई, आपको पता है कि हैदराबाद जूनागढ़ के जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे, लेकिन वहाँ की ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अनाउंस कर दिया।
और उसके बाद ये जो कश्मीर है, कश्मीर का जो महाराजा था उसने किसी के साथ अनाउंसमेंट नहीं की। अब सिचुएशन ये हो गई कि यानी इंडिया में जो इलाके थे हैदराबाद और जूनागढ़ के, वो असूलन उस असूल के तहत जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होने थे और कश्मीर एज़ इट इज़ था। इसी दौरान हमारे मुसलमान जो है ना, जिन्हें हम कहते हैं ये बेसिकली तो वज़ीरिस्तान के ट्राइबल्स से, और वो जिनको ये लश्करी भी कहते हैं, वो उठे, उन्होंने कहा जी ये कश्मीर तो हमारा है। वो गए, उन्होंने ये जो कश्मीर आज तक हमारा है यहाँ तक वो पहुँच गए, इस पे यानी एक तरह से कब्ज़ा कर लिया। और महाराजा जो है वो फिर उसको फ़ील हुआ कि ये तो मेरी रियासत गई, ये तो बज़ोर दस्ते यानी बाजू जो है ना ये तो कब्ज़ा कर लेंगे लश्करी जो हैं। तो उसने इंडिया को अपील कर दी, इंडियन हुकूमत को अपील कर दी कि जी मेरी मदद को आएँ। और उन्होंने कहा कि जब हम मदद करेंगे तो फिर आप हमारे साथ अनाउंस कर दें। उन्होंने मजबूर कर दिया एक तरह से महाराजा को, और महाराजा ने, आपको पता है कि वो फिर इंडिया के साथ एक्सेशन का अनाउंस कर दिया, जो कि बड़ी अजीब सी बात थी। और जब ये लश्करी गए हुए थे तो नेहरू जो था, जो इंडिया का वज़ीर आज़म था, वो यूनाइटेड नेशंस नई नई बनी थी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतनी नई थी कि वो जो रेजोल्यूशन नंबर है यानी करारदाद का नंबर है वो 47 है, यानी ये 47th रेजोल्यूशन थी जो यूनाइटेड नेशन में पेश की गई, और उस पर वो पैसेज आ गया कि जी ये इलाका जो है। अब इतनी जंग हो रही है, दो मुल्क एक जगह के पीछे लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पहले भी ये बात उठी थी और अब भी उठनी चाहिए कि कश्मीर को उसके राइट्स दे दीजिए, वो जिसके साथ आना चाहे। वही असल में तो देखें, यूनाइटेड नेशन ने या अक़वाम मुत्तहिदा ने यही बात की। उन्होंने कहा कि जी ऐसा करें कि एक कमीशन बना दिया, यहाँ पे इस्तिस्वाब राय, जिसको रेफरेंडम कहते हैं या वोटिंग कहते हैं, वो करा ले, ये इलाका किसके साथ रहना चाहता है। जब वो वोटिंग का वक्त आया तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया। वोटिंग तो नहीं हुई प्रॉपर्ली क्योंकि सारे मुसलमान थे। लेकिन तो अगर जनरली देखा जाए एज अ सोशल मीडिया परफॉर्मेंसेस देखा जाए तो वहाँ पे वोटिंग के तौर पे जब वहाँ पे भी पोलिंग होती है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट जगह पे होता है, वो अलग बात है, वो ऑफिशियल और गवर्नमेंट लेवल की नहीं थी। तो लोगों की ज़्यादातर राय ये थी कि कश्मीर को एक अलग मुल्क की करार दे दिया जाए। तो वो बहरहाल हुआ ये कि ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में फिर 1948 में आपको पता है कि एक लिमिटेड सी वार भी होगी कश्मीर पे, और ये जो हमारे एक निशान हैदर के हैं सरवर शहीद साहब, वो बेसिकली उसी दौरान उनकी यानी उन्होंने कुर्बानी दी और शहीद हुए, उनको हमने पहला निशान हैदर दिया। और ये स्टार्ट थी कि इंडो पाक रिलेशंस जो है वो सही नहीं चल सकते थे। अब ये यानी 48 की बात है, आप अंदाज़ा लगाएं, और 1948 से लेकर आज तक हम लड़ते आ रहे हैं, हम परेशान हैं। अब परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि भाई एक मसले का हल ढूंढ लो और आराम से रहो, तिजारत आपको क्या लगता है अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद कर जाए और वो कश्मीर पाकिस्तान में ही एंटर हो जाए, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीर को फैसिलिटेट कर पाएगी? पहले इतनी आबादी है, बड़े आराम से हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वो खित्ता इतना, उसमें पोटेंशियल इतना ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि वो एक उनमें अपना पोटेंशियल है। गवर्नमेंट को देखें, अगर अभी 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, हम इसी पे रोते हैं। तो पिछले अभी आप हम जिक्र कर रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया हमसे, तो क्या आज भी बांग्लादेश हमारे साथ होता तो क्या हम लोग कर पाते? बांग्लादेश का भी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। हुआ ये कि ये अब इंडो पाक रिलेशंस जो है ना 1948 ऑनवर्ड ज़ाहिर ख़राब होने शुरू हो गए। पहले भी हुआ ये कि जब पाकिस्तान अलहदा हुआ तो पाकिस्तान के कुछ जो एसेट्स हैं वो आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिए, और आपको शायद ये भी मालूम हो कि उस वक्त जो गांधी था, गांधी ने बाकायदा हड़ताल कर दी। उसने इंडियन गवर्नमेंट से कहा भाई ये जो एसेट्स हैं ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान को दो, और इसी चक्कर में उस गांधी गरीब को मार दिया गया। वो जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे, वो जो यानी गांधी जो उनका सबसे बड़ा फ़िलासफ़र, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन भी था उस वक्त, तो वो इस चक्कर में गरीब मारा गया कि वो कह रहा था, हड़ताल करके बैठा हुआ था कि पाकिस्तान के जो एसेट्स बनते हैं तो वो पाकिस्तान को दे दिए जाएँ। पाकिस्तान बिल्कुल फारिग था, यानी यहाँ हमारे यहाँ आपको पता है ना इतनी बड़ी फ़ौज थी, ना इतने एसेट्स थे, ना इंडस्ट्री थी, ना कोई।
खैर वो वहाँ से ताल्लुकात तो ख़राब चले आ रहे हैं, यानी 1947 से। अब 48 में ये वाक़या हो गया कश्मीर का। अब आगे चले तो 1950s में हमारे अपने मसले मसाइल भी इस तरह के थे कि जिसमें हमारे यहाँ के जो हुक्मरान थे वो यानी ब्यूरोक्रेट्स थे, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एज़ यूजुअल, जैसे आजकल रेड टेप नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेसी का वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। आपको पता है, मेरा चूँकि ताल्लुक़ रहा है, आई नो देम वेल। तो होता ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये समझे एक ऐसा तबका हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, ये ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने, जिन कौमों ने तरक्की की है उसमें ये ब्यूरोक्रेसी, इसीलिए तो हम आज तक तरक्की कर नहीं पाए हैं। हाँ, तो वो ब्यूरोक्रेट्स जो है आगे पीछे, वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं लियाकत अली ख़ान के बाद, जो है ना, जो ग़ुलाम मोहम्मद था और सारे वो, उससे जो है ना चीज़ें, मोहम्मद अली बोगरा था, तो वो ये सारे लोग जो है ना आगे पीछे, सिकंदर मिर्ज़ा आ गया, तो ये कोई संभाल नहीं सक रहे थे नई जो रियासत थी। अब ताल्लुकात ऑलरेडी ख़राब है हमारे इंडिया के साथ, क्योंकि हम एक छोटी सी लिमिटेड वार भी कर बैठे हैं कश्मीर पे। अब उस पर कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते थे। हुआ ये कि इस दौरान जो है 1958 में फिर हमारे जो सिपा सालार थे उस वक्त, अयूब खान, जनरल अयूब खान, उसने कब्ज़ा कर लिया फुल टाइम। उसने कहा ये तो निकम्मे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, ये तो ऐसे ही, वो बल्कि आपको पता है सिकंदर मिर्ज़ा ने बाकायदा दावत दी कि आप मार्शल लॉ लगाएं। सिविलियन ब्यूरोक्रेट ने, जो यहाँ का हुक्मरान था, उसने मिलिट्री ब्यूरोक्रेट को ये कहा कि आप मार्शल लॉ लगा दें, तो मार्शल लॉ लग गया। सर नया मुल्क, नई हुकूमत, नए लोग, तो ऑब्वियसली उनसे कहाँ संभलनी थी चीज़ें। ये ऐसा जिस नहीं बंदे है। ने मैं आपको बताऊं कि नया अगर पाकिस्तान बना था तो इंडिया भी नया था, वो तो है, लेकिन था। तो भारत के जो हुक्मरान थे वो उसको चला रहे थे, और यहाँ पे पहला मार्शल लॉ लग गया। और ताल्लुकात जो है ना, यहाँ पे हमने अपने आप को जो है ना एक तरह से यानी डिफेंस लाइन में चले गए। उसकी वजह ये थी कि हमें हर वक्त खतरा रहता था कि ये इंडिया तो दिल से मान नहीं रहा, तो ये हमें अल्टीमेटली ख़त्म कर देगा। और वो कहते भी थे, वो सरेआम कहते थे इंडिया वाले कि पाकिस्तान ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल किस्म का मुल्क है और ये ऐसे बनाया गया है, इसको हम फारे कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि 50s में आपको पता है ये जो झगड़े शुरू हुए, 60s में आके फिर एक पानी के जो मसले मसाइल थे उस पर झगड़ा बढ़ गया पाकिस्तान और इंडिया का। और झगड़ा इस वजह से बढ़ा कि सारे जो पंजाब है, 5 दरिया वहाँ से आते थे, छठा जो सिंध दरिया है वो भी उधर से ऊपर से आता था, उन यानी पहाड़ियों से और ग्लेशियर से। तो वहाँ पे फिर अल्टीमेटली अयूब खान ने नेहरू के साथ बैठ के एक मुआहदा कर लिया जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, आपको पता है आज ये जो टेंशन है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला वही है, क्योंकि लेकिन वो अब टेरिटरी जो भी बनी, जैसे भी 1960 में वो मुआहदा तय हुआ, पाकिस्तान और इंडिया की इतनी जंगें हुई, लेकिन आज तक इंडिया ने उसको बंद करने की ना धमकी दी ना कुछ। लेकिन इस दफ़ा दी, हालांकि वो बंद कर नहीं सकता। अगर वो बंद करना चाहे तो उसको अभी भी मजीद 6 से 7 साल लगेंगे उसको बंद करने में। काफ़ी अरसे से वो सोच रहा था कि ये पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, हम अपने सहारा जो है ना कैसे सैराब करें, क्योंकि दोनों बेसिकली तो ज़रूरी मुल्क है। अब लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं हमारा ये जुगलर यानी वो है शाहराग है, जुगलर वेन है, तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ से पानी आता है। और पानी अगर बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका तो, हम तो ज़रूरी मुल्क है, हमारी तो टोटल चीज़ें खराब हो जाए। थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी पर होगी। हाँ यही यहीं से स्टार्ट हो जाए। वो भी किसी ने कहा है, आप सही कह रही हैं। अच्छा, हुआ ये कि वो मैं एक तारीख बता रहा था हमारे इंडो पाक रिलेशंस की, तो 60s में आके ये इंडस वाटर ट्रीटी हो गया जिसमें हमने 3 दरिया उनको दे दिए, 3 खुद रख लिया, और 3 जो है हमारे पास थे, 2 पंजाब के थे और 1 सिंध था। तो वो यानी सतलुज, ब्यास और रावी जो है वो उन्होंने ले लिए, वो सारे अब बिल्कुल फारिग हो गए हैं। चनाब, झेलम हमारे पास था और सिंध भी हमारे पास था। और सिंध का वैसे बाय द वे जो पानी आता है उसमें से कोई 20-30% इंडिया जहाँ पे काबिज है वहाँ से है, बाकी तो 70% 80% जो वाटर है वो वैसे उस पर इंडिया का कोई जोर भी नहीं चलता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट आ रहे हैं ना, इसलिए इंडिया उसे रोक नहीं सकता। हालांकि वो जब तक वो डैम्स वहाँ पे अपने बनाए ना, और अब हमने ज्यादती ये कि हमने अपने डैम्स ही नहीं बनाए,
हमने हमने जो काम करने हमने वाला तो था हमने तो वो अपने जो मुल्क के साथ बहुत सारी ज्यादतियां की हैं। हाँ यही बात है। तो हुआ ये कि अयूब खान साहब जो है ना, अब 65 में ये जब ये इंडस वाटर टीटीबी हुआ तो 65 में हमारी एक लड़ाई हो गई। और हमने उस वक्त भी लड़ाई किस बात पे हुई, ये जो वार थी ये दूसरी वार थी, दूसरी जंग थी 48 के बाद। 48 वाली बड़ी लिमिटेड थी। तो 65 में भी हम कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। हम ये कह रहे थे कि कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन कश्मीर नहीं मिला। और लड़ाई हत्ता कि आपको पता है कि बहुत सारे टैंक्स थे जो उस वक्त आ रहे थे लाहौर की तरफ, वो कहते थे कि नाश्ता जमखाने में, लाहौर जमखाना में करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी हिम्मत दिखाई और बड़े जुर्रतमंदी से लड़े, और उसके नतीजे में हुआ ये कि पाकिस्तान जो है वो इंटैक्ट रहा। पाकिस्तान उस जंग में अगर कामयाब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो नाकाम भी नहीं हुआ, यानी ओवरऑल हमने अपना डिफेंस जो है बड़ा। लेकिन कश्मीर का मसला एज इट इज़ रहा, और उस वक्त भी 65 की वार जो है, कश्मीर का मसला मेरी नज़र में तो शायद क़यामत तक ही रहेगा। ये देखिए आपको एक जनरल से चीज़, तो ये दोनों इस तरह लड़ते हैं, ये तो मायूसी वाली बातें हैं रिमशा कह रही नहीं, हो। इसे मायूसी वाली बात नहीं है, हम लोग खुद लेना चाहते ही नहीं। अब देखें ना, 65 की जंग के बाद 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तो नवाज शरीफ वगैरह, अब ऑलमोस्ट हम लोग उसको कवर कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी फौजें वापस बुला ली। नहीं, असल में वही, और इस दौरान पे हमारी फौज का कितना नुकसान हुआ था। अगर इसको देखा जाए तो बुनियादी तौर पे 65 की जो यानी एक तरह से इंडिया को जितना एक हमने सेटबैक हुआ इस वार का, इस जंग का, उसके नतीजे में अब हमने अपना जो सिस्टम था इंटरनल, जो आज भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है कि हम वो राइट्स के मसले मसाइल जो आज भी चल रहे हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में वो चल रहे थे। और उसके नतीजे में आपको पता है मुजीब खान की जो पॉलिटिक्स थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, उसमें होते होते हुआ ये कि 71 में जब इलेक्शन हुए 70 के, तो उसमें ओवरऑल मुजीब जो है वो, चूँकि अक्सरियती इलाका उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, वो जीत गया, स्वीप कर गया। और मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी जीत गई और स्टैंड ऑफ हो गया। और उस वक्त जो हमारे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल याहिया खान, वो बिल्कुल ही यानी कहा जाता है कि बहुत ही अयाश और बिल्कुल ही ऐसे बंदे थे जिनकी कोई तवज्जो नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि फिर इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान में एक तरह से उनको हेल्प की और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, और जिसमें कहते हैं 99,000 फ़ौज जो है हमारी सरेंडर हो गई। और ये दुनिया की तारीख में कहते हैं सबसे ज़्यादा है, इतना बड़ा सरेंडर कहीं पे भी नहीं हुआ। और वो तो देखिए ना, अब यही तो ड्रॉबैक्स हमारे हैं और यही पॉजिटिव पॉइंट्स इंडिया के लिए। इंडिया आज भी कहते हैं कि हमने कश्मीर के ऊपर 3 मेजर जंगें लड़ी हैं, 65 की आगे और इस राम और ये 91 की कारगिल वॉर वगैरह, और हम तीनों की तीनों हारे। लेकिन ये 71 वाली जो जंग थी, मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पे ये भी हम यानी जो इंडो पाक रिलेशंस हैं उसमें 48 की वार, 65 की वार, फिर 71 का वाक़या, और फिर एक शिमला मुआहदा हो गया जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे उसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ, और वहाँ पे एक मुआहदा हुआ कि जी हम सारी चीज़ें बाईलेटरल आइंदा जो है ना वो करेंगे, यूएन में नहीं जाएंगे। जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो केस है एक लिहाज से वो यूएन वाला कमज़ोर हो गया, क्योंकि अगर आपने बाईलेटरल आपस में बैठ के मसले मसाइल को हल करना है। आपको पता है कि आज भी या पहले भी 2019 में ट्रंप ने कहा था कि मैं कश्मीर का मसला हल कराता हूँ, इंडिया ने फ़ौरन शटअप कॉल दी उस वक्त। उन्होंने कहा नहीं, ये हम बाईलेटरल हल करेंगे, आपका कोई काम नहीं है। तो अब वो इस वक्त ट्रंप क्या कह रहा है, आज के स्टैंड ऑफ पे कहता है कि जी ये दोनों मुल्कों के मैं लीडरों को जानता हूँ, ये ऐसे लड़ाइयाँ करते रहते, ये मसला हल हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। कहता है आपस में बैठ के ये तय कर लेंगे। अब हम हमारी जान पे पड़ी हुई है। हम लोग सर देखिए, अगर जनरली तौर पे देखा, क्या आपको लगता है इस दफ़ा कोई जंग होगी? नहीं, लेट्स होप कि ना हो। लेट्स होप, मुझे तो उम्मीद है होगी ही नहीं। हाँ नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया स्टडीज जो है ना, आपको पता है कि वो कोई ना कोई लिमिटेड किस्म का कोई ऑपरेशन करना चाहता है। सर वो तो शुरू से ही करना चाहता है। एक दफ़ा देखें, एक दफ़ा किसी ने
कुछ थोड़ा सा कर दिया तो दूसरी साइड को कौन रोकेगा? वो कहते हैं कि वार स्टार्ट करना जो है ना वो तो आपके बस में होता है, उसको बंद करना आपके बस में नहीं होता। अब एक दफा अगर खुदा ना खासा अभी भी देखें 36 घंटे का हमें अल्टीमेटम है कि इंडिया कोई ना कोई स्टेप उठाएगा एज अ मीडिया परफॉर्मेंसेस। हम अवेयर ऑफ द थिंग्स के इस तरह की कोई इंकर्जन हो सकती है 36 आवर्स में ये चीज अभी पता चलेगी। लेट्स सी कि क्या होता है। लेट्स सी ना हो, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि 71 की वार के बाद पाकिस्तान जो है फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि अब जैसे मशरक़ी पाकिस्तान चला गया है, ये तो मगरबी पाकिस्तान का मसला भी हो सकता है जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। और ये वेस्ट पाकिस्तान जो है इसके लिए फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बड़ी यानी वो कहते हैं कि प्रोग्राम बनाए, मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा किया और उसके बाद हम जो है ना न्यूक्लियर पावर बनने के लिए हमने प्लानिंग शुरू कर दी। चूँकि उससे पहले 74 में वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो ये डेटोनेशंस कर चुका था, यानी एटमी तजर्बा कर चुका था, जिसके बाद ख़तरा ये हो गया कि अगर इंडिया जो है इतना बड़ा मुल्क है और एटमी ताकत होगा तो पाकिस्तान किधर रह सकता है। तो पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी उसी कंटेक्स्ट में। सर एटमी अब्दुल कदीर साहब ने हमें एटमी आज हम जो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की बेस के ऊपर करें, लेकिन हमारे हम बन तो गए, हम आर्मी को सारा दे देते हैं अपना, लेकिन जनरली देखा जाए तो हमने अपने जिसने हमें एटमिक ताकत बनाया हमने उसके साथ क्या किया। हम आज जंग की बात करते हैं कि जंग लड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अपने मुल्क के जिन्होंने सर्विंग की है और सही मायनों में की है उनके साथ ही हम अच्छे नहीं रहे, हमने बाकियों के साथ क्या करना है। ये बात सही है आपकी, ये जायज़ तनकीद है कि हम अपने मौसनों के साथ अगर ऐसा होगा, हमारे अपने मौसनों के साथ करेंगे तो एज ए कौम फिर हमारा ये अब देखें ना अब्दुल कदीर साहब के लास्ट इंटरव्यू में उनसे किसी ने पूछा था, वो फुटपाथ पे एक बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे पूछा था आपकी दुनिया में आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गिल्ट क्या है, तो उसने कहा था कि इस मुल्क के लिए कुछ करके दिखाना, ये मेरा गिल्ट है। नहीं, उसने बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको बताऊं कि आज हम अगर यानी इंडिया जैसे बड़े मुल्क का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं और इंडिया डरता है, वो डरता तो सिर्फ इसी न्यूक्लियर होने की वजह से है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने बहुत बड़ा काम किया, वो बहुत बड़ा मोहसिन है, और जो हमारी कौम ने उसके साथ सलूक रवा रखा वो ज़्यादती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता है कि ये जब ज़्यादती की बात करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ सिविलियन लीडर्स के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे आजकल इमरान खान के साथ भी ज़्यादती वो तो मैं भी समझती हूँ इमरान खान के साथ ज़्यादती ही हो रही है, लेकिन पता है आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करती हैं। नवाज शरीफ को मैं सपोर्ट, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, मैं एक्चुअली गलत को सपोर्ट नहीं करती। अब चाहे वो इमरान खान ने गलत किया या नून लीग ने किया, लेकिन अभी जनरली अब जैसा इंडिया के जंग का माहौल है, अभी नो डाउट इनकी पार्टी ने अच्छे खासे जवाब दिए, ठीक है, प्रॉपर्ली जवाब दिया। अब इमरान खान साहब का आपको पता है कि आज का कल का बयान है उसने जो वकला को दिया है, उसने इस पे बड़ा स्टैंड लिया है, ये जो इंडिया यानी कर रहा है और अपने मुल्क की बात की। उसने कहा ये लीडर्स अब बात क्यों नहीं करते, ये नवाज शरीफ किधर है, जरदारी किधर है, तो इनको बात करनी चाहिए। मैं जेल में बैठा हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये इंडिया के साथ, इंडिया को ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करे। हक तो किसी को भी हासिल नहीं है, इंडिया क्या पूरे मुल्क में किसी भी मुल्क को हासिल नहीं है इस तरह की पूरी दुनिया में। लेकिन आप जनरली देखें आज इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े ममालिक है, रशिया है, अमेरिका है, ये सारे, इसराइल है, ये लोग सारे इंडिया को सपोर्ट करेंगे और ये सारे भी एटमिक ताकत ही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में देखें चाइना हमारे साथ खड़ा है, देखिए चाइना एज अ वीटो पावर हमारे साथ खड़ा है और उन्होंने भी कहा है कि अगर इंडिया पानी रोकेगा पाकिस्तान का तो हम इंडिया का पानी रोक देंगे, और वो तो ऑन दैट स्पॉट वो डैम्स बना भी लेंगे। वो सिचुएशंस जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये था कि 71 के बाद हम भी एटमी पावर बन गए अल्टीमेटली। सर इंडिया बेसिकली हमसे नहीं डरता, इंडिया डरता है चाइना से। हमें तो वो मेरा ख्याल है हमारे तो पड़ोसी है, कजन्स है हम आपस में। नहीं, बेशक कज़न्स हूँ, लेकिन कज़न्स में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो वो बात ये है कि वो हम न्यूक्लियर पावर होने की वजह से हमारी एक न्यू सेंस है। सर न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन क्या ऑन दैट स्पॉट हम इस्तेमाल करेंगे उसे? मुझे तो नहीं लगता हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको सही बात बताऊं कि जब सर्वाइवल की जंग होती है तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। इसके खिलाफ पहले तो इसराइल पे फेंकना चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है, ये नॉर्मल वार नहीं है। एटमी वार जो है ना, एटमी जंग जो है ना, ये किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए।
इसमें सर, बड़ा मैं मतलब बिल्कुल इसके ऐसा तो ही है। बिल्कुल खिलाफ हूँ। और आप जो बात कर रही हैं कि क्या हो सकती है, बिल्कुल हमेशा ये चांसेस होते हैं। आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन की वार में फेंका धमकी था। दे दी थी। नहीं, फेंका नहीं, नहीं है, उसने जापान पे सॉरी धमकी फेंका दी। था। और जापान पे तो अमेरिका ने बिल्कुल। बम फेंका था 45 में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जब एक सर्वाइवल का मसला होता है तो फिर ये इस तरह के हथियार इस्तेमाल भी हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मैं आपको सही बात सर बताऊं जंग तो कि बेसिकली होनी ही नहीं चाहिए कहीं पे भी। जंग होनी नहीं चाहिए। मुझे हाँ, तो ये नहीं समझ आता हम लड़ते ही क्यों। अब क्या इंडिया और पाकिस्तान जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था तो अपनी मर्जी से दो अलग मुल्क बने थे ना। अब क्या इंडिया ने पाकिस्तान को लेना है, पाकिस्तान ने इंडिया को लेना है? लड़ क्यों रहे हैं हम? ये पता नहीं, एक दूसरे को ही वो करते रहते हैं। अब हकीकत बात यही है कि ये कश्मीर के मसले पे भी मैं कहता हूँ कि बैठ के जो है ना बात करें। चलें इस पे मेरे जहन में ये था कि पहले इसकी हिस्ट्री एक दफ़ा हम रिव्यू कर लें रिलेशंस की, तो उसके बाद कश्मीर पे फिर बात करते हैं हल क्या है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह होना चाहिए। तो वो एक बात तो ये है कि यही वाली जो सिचुएशन है, यानी 71 के बाद फिर इंडिया जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे डेफिनेटली वो कोशिश करता रहा। लेकिन हम चूँकि एलाई थे अमेरिका के और वेस्ट के, और आपको पता है इस दौरान 2 जंगें हो गई। ये 2 जंगें कौन सी? मैं अफ़गान वार्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम जो है अमेरिका के साथ थे और अमेरिकन एड आ रही थी, हमें वेस्ट की एड आ रही थी, तो हम बड़े तगड़े थे। हमारे लोग जो है ना वो यानी उस तरह के मसले मसाइल का शिकार नहीं थे और हमारा अपर हैंड था। उस वक्त हम ये समझते थे गो के 71 में भी कोई छठा बहरी बेड़ा नहीं पहुंच सका, यानी उस ज़माने में हम अमेरिका कहता भी रहा और वो एक नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद हम अमेरिका पे यकीन करते थे। और स्पेशली 1979 में ये जो अफ़गान वार हुई वो फिर आके ख़त्म हुई 1990 में। फिर जाके 90 के बाद जो है हम अमेरिका हमें एक दफ़ा फिर छोड़ के चला गया। और जब 90 के बाद छोड़ के चला गया, इस दौरान एक डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट ये थी कि इंडो पाक रिलेशंस में हम ज़ाहिर है इंडिया भी कोशिश कर रहा था, हम भी कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो। इस दौरान वाजपेयी साहब जो है हमारे मीनारे पाकिस्तान पे आए, और वाजपेयी का कहते हैं कि वो एक स्टेट्समैन था और बड़ा अच्छा सोचने समझने वाला, और वो वॉर मांगर नहीं था, मतलब इस तरह का नहीं था कि वो हर वक्त जंग चाहता हो। तो वो यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान पे आया और उसने खिताब भी किया और कंपोजिट डायलॉग लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। तो वो एक बड़ा अच्छा मौका था। सच्ची बात ये है कि जब मैं रिव्यू करता हूँ सारी इस हिस्ट्री को, तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक इतना अच्छा मौका था हमारा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, क्योंकि उसने बात की थी कंपोजिट डायलॉग की। कंपोजिट डायलॉग का मतलब ये है कि सारे इश्यूज जो हैं बैठ के हम टेबल पे हल करते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, और वो एक अच्छा मौका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक मसला हो गया, कारगिल वार शुरू हो गई, और कारगिल वार में ज़्यादातर ज़ाहिर है हम पाकिस्तान जो है ना वो इन्वॉल्व था, और जिसके नतीजे में अल्टीमेटली आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन के पास जाना पड़ा, और फिर वो वार तो ख़त्म हो गई लेकिन वो कोई अच्छा टेस्ट छोड़ के नहीं गई। और वो जो रेजोल्यूशन ऑफ द यानी इश्यूज़ थे, वो जो मसले मसाइल का हल था, वो नहीं निकल सका। हमारे दरमियान एक दरार पड़ गई। एज अ कारगिल वॉर अगर आप देखें कि अगर वो वॉर कंप्लीट होती, अगर हम लोग बैक स्टेप्स ना लेते तो क्या होता? नहीं, मेरा ख्याल है कि फिर कोई इश्यूज़ जो है ना एटमी जंग की तरफ चले जाते। असल में वो ख़तरा यही था कि अगर हाँ, चूँकि हम पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ियों पे बैठे हुए थे, उधर से उनके वो जहाज़ आते थे, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड एक एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अभी एज़ ऑन टुडे ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो वार जीती जा सकती थी, या हम वहाँ पे यानी वो जम्मू कश्मीर जो है ना फ़तह कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे ये जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो भी कहते, आज तक मैंने किसी को नहीं सुना कि वो कहते कि कारगिल वार अगर हम कंटिन्यू करते तो फिर शायद हम कश्मीर ले सकते थे। मेरा ये ख्याल है कि उस पर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, क्योंकि राय होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो वाजपेयी साहब ने उस ज़माने में कहा, उसने कहा एक तरफ आप मुझे बुला के अपने मुल्क में वो कर रहे थे, गले मिल रहे थे, दूसरी साइड पे आप हमारे उसमें छुरा घोंप रहे थे। कारगिल वार का उसने ये वो किया कि आपने ऐसा क्यों किया, उससे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए।
ताल्लुकात ख़राब होने से क्या हुआ, हमारे लोग भी शहीद हुए, हमने निशान हैदर भी दिए। शुरू में तो कोई और सिचुएशन थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कोई यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें उस वार का, कारगिल वार का फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद होते होते आपको पता है 2019 में ऑल ऑफ ए सडन मोदी चूँकि एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का प्राइम मिनिस्टर है, उनके आरएसएस का मेंबर भी रहा है, तो वो इसने एक वाक़या कर दिया। आपको याद होगा कि यहाँ पे 10, 11, 12 जहाज़ आए रात को बालाकोट में, उन्होंने बम्बार्डमेंट कर दी और वापस चले गए। हम भी बड़े होशियार हो गए, ऑल ऑफ ए सडन हुआ था, हमने फिर फैसला किया कि उसको कैसे बदला लेना है। फिर हमने बदला लिया, उनके 2 जहाज़ गिराए। अभिनंदन उनका एक पायलट था, वो उसको हमने पकड़ लिया और उसको आपको पता है वो चाय शाय जो आजकल भी चलता है, ट्रेंडिंग पर तो है, वो ट्रेंडिंग पे है। अभी भी हमने उनका कोई बंदा पकड़ा हुआ है फौजी। नहीं, वो तो कलभूषण की आप बात कर रही हैं, वो और है, वो जासूस था। और वो अभी रिसेंटली अच्छा हाँ, ये जो जेलम में, हाँ ये अभी हुआ है, हाँ जी ये अभी हुआ है। बहरहाल वो एक 90 डेज से हमने उसको अरेस्ट किया हुआ, तो अभी इंडिया उसी पे बोल रहा है कि इंडिया अभी तक उसको आज़ाद नहीं करवा सका। तो बहरहाल ये एज ऑन टुडे फिर एक मुख्तलिफ वाक़यात दरमियान में होते रहे इंडो पाक रिलेशन में। बम्बे अटैक हो गया, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे था। फिर एक पार्लियामेंट पे उनके हमला हो गया, आपको पता है 2002 में। इंडिया वैसे सारे इल्ज़ाम हम पे क्यों दे देता है? नहीं, मेरा अभी जैसे पहलगाम पीछे 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, अच्छा ज्यादा अटैक्स हुए भी कश्मीर में। होता क्या है कि वो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, कोई सैबोटाज करता रहता है। अभी देखें ये BLA हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, TTP के साथ मिलके वो यहाँ पे मुस्तकिल जो है ना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इनडायरेक्टली वो कोई ऑपरेशंस करता रहता है। अभी रिसेंटली पुलवामा अटैक में जिस तरह हमारे कहते हैं कि 2 लोगों ने, ग्रुप्स ने वो लिया है, एक तो वो TRP कौन सा है, हाँ कोई इस तरह के ग्रुप्स हैं हाँ, लिया और एक वो जाए मोहम्मद कुछ इस तरह करके उनका है, बता रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अब वो हिसाब है, हमने अपने मुल्क में कभी इन लोगों के नाम नहीं सुने होंगे जो उनके मुल्कों से सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन मकसद ये है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिन्होंने हमारे रिलेशंस को बड़ा ख़राब किया है। 2002 में जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, और उस वक्त ये वो जो हमारी जमात है जिसको कौन सी तैयबा जो है ना, तो वो उसने इल्ज़ाम एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे फ़ौजें जो हैं वो उस पर हमारे बॉर्डर्स पे थीं और जंग होते होते रहेगी। लेकिन उस वक्त एक अच्छा वो जो जंग होते होते रहेगी उसमें बड़ी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, बड़ी दुनिया एक्टिव थी कि 2 न्यूक्लियर पावर जो है अगर इस लेवल पे चले गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि न्यूक्लियर अगर जंग हो जाए तो वो कहते हैं कि ये आसमान पे जो है वो बादल छा जाएंगे, शायद आपको 10-15 साल के लिए सूरज ही ना देखें आप। सिचुएशन जो है ना बड़ी ग्रिम है। अच्छा खैर, लेकिन इस बार जो है ये जो स्टैंड ऑफ है आजकल का, इस पे बड़ी अजीब सी मैंने बात देखी है। वो ट्रंप ने भी कह दिया ये आपस में कर लेंगे, ये वो कोई बहुत ज़्यादा यानी कंसर्न नज़र नहीं आ रहा दुनिया का। सर हमें अपने दोनों मुल्कों को पे कोई कंसर्न नहीं है, बाकियों को कहाँ से होना है? नहीं, पाकिस्तानियों को ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी लतीफ़े बना के बैठे हुए हैं। अभी वो अब तो न्यूज़ में भी आता है कि हमारी मीम्स कम्युनिटी इतनी बड़ी है माशाल्लाह से कि वो कोई सीरियस ही नहीं लेती। तो अब लिटरली जो सबसे फनी मीम था वो जो मुझे नज़र आ रहा था, हम तो वो कह रहे थे जिन्ना साहब ने सारे अनसीरियस लोग एक तरफ करके बीच में बॉर्डर लाइन खींच दी है। बहरहाल वो कोई अजीब सा एक सिलसिला चल रहा है। लेट्स होप कि ये चीज़ें इस तरह ना हों। ये रिलेशनशिप बेसिकली ये हिस्ट्री इसलिए बताई है कि हम चूँकि इस मसले को वो कर रहे हैं, लेकिन इस सारी हिस्ट्री में अगर आप एक चीज़ कामन देखें, कामन डिनोमिनेटर ये है कि कश्मीर का मसला है। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो सारे मसले मसाइल जो है ना एक तरफ। अब लेकिन कश्मीर के मसले के साथ साथ एक हमारा पानी का मसला जो है ना, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पे उन्होंने लेटर लिख दिया। इंडस वाटर ट्रीटी अभी तो मैंने वैसे जनरली देख रही थी, उन्होंने तो पानी खोल दिया जेलम साइड पे। नहीं वो भी इस तरह अचानक देखें रिमशा, बात ये है कि ये पानी एक दिन में बंद हो भी नहीं सकता है, ये तो 5, 7, 10 साल का कोई पीरियड हो सकता है। लेकिन एक खतरनाक बात ये है कि अगर उन्होंने आज ये सस्पेंड कर दिया, वो कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया, यानी हमारी तरफ से ऑफिशियली उन्होंने नहीं किया वो जो रेगुलेशंस बनी हुई हैं उस पर वो अमल नहीं करेंगे, यानी वो अच्छा
उसका नतीजा क्या हो सकता है? उसका एक नतीजा ये हो सकता है कि वो डैम्स बना लें, अपनी नहरें निकाल लें। तो हम क्या करेंगे इन 5 7 10 सालों के बाद, जब पानी यहाँ पे 10-20% आ रहा होगा जो आ जाता है, तो हमारी तो सारी ये जो खलियान हैं, ये खेत हैं, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक यानी कश्मीर के साथ साथ एक नया मसला मेरी नज़र में ऐड हो सर गया। तो फिर जंग होगी, नहीं, वही फिर तो होनी ही होनी है। लगता यही है कि फिर जंग होगी तो खुदा न खास्ता किस तरह का होगा, फिर सिलसिला क्या होगा कि क्या न्यूक्लियर वार हो जाएगी, कोई न्यूक्लियर जंग हो सर जाएगी? कुछ नहीं, हम लोग सारे मर मर आ जाएंगे। नहीं, वो तो अल्लाह माफ़ करे। हमें हमें इस तरह सोचना नहीं चाहिए। हमें दुआ ये करनी चाहिए कि मसले मसाइल का हल निकल आए, कश्मीर का मसला भी हल हो, और न्यूक्लियर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का है इसका भी मसला हल हो, और पाकिस्तान और इंडिया जो है ये आपस में मिल बैठें, मुज़ाकरात बैठ करें। के बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इंडस वाटर तो हल हो जाएगा, वो हाँ बंद नहीं होगा। मेरी नज़र में तो वो लोग नहीं बंद करेंगे। अब रहा कश्मीर, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है ये जो प्रोलॉन्ग चलने वाला है। हाँ, मेरा ख्याल है कि कश्मीर का मसला ऐसा है, देखिए उन्होंने अपना जो स्पेशल स्टेटस उनके अपने आइन में दिया हुआ था 2019 में, मोदी सरकार ने ये किया कि उसको भी ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 उनके आइन के मुताबिक, और 35A जो है वो भी रिवोक कर दिया। मतलब ये है कि अब इस वक्त उसका स्पेशल स्टेटस नहीं है, इसलिए वो वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, आबादी को चेंज कर रहे देखें, हैं। अब इंडिया फिलहाल जो पहलगाम अटैक अभी हुआ है रिसेंटली, तो कहा जाता है कि पहलगाम एक बहुत सेंसिटिव एरिया था जहाँ पे हर 10 कदम पे एक फौजी की चौकी मौजूद थी। बिल्कुल। ठीक है, तो जब वो पहलगाम अटैक हुआ तो टेररिस्ट अंदर आए कहाँ से, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना आए हो। अगर हम मान लें कि जी पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान से आए नहीं, उनको तो पता भी नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि वो पाकिस्तान से ही, वो अंदर घुसे कैसे? इनकी आर्मी किधर थी? इनका अपना टूरिज्म का स्पॉट था, इनको पता था टूरिज्म नहीं, आते हैं। तो ये ये चीज़ें, बिल्कुल ये वैलिड है। सिर्फ हम लोग ये आवाज़ नहीं उठा रहे, ये इंडिया की अपनी आवाम भी यही आवाज़ उठा रही है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उसने कहा न्यूट्रल एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करवा लें, न्यूट्रल लोग करें और अच्छे लोग करें, पता चले कि कौन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम तो इन्वॉल्व नहीं हैं। तो अब बात यह है कि ये इससे बड़ी क्या पेशकश हो सकती है कि हम कह रहे हैं कि ठीक है वो करवा लें, अगर कोई इल्ज़ाम किसी पे आता है तो बिल्कुल उसको सज़ा देने को तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि पहले इसकी, यानी इन्होंने 1 घंटा भी नहीं लगाया जब ये वाक़या हुआ है, और इन्होंने एक FIR कटवा दी है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दी है, और मोदी साहब जो हैं वो सौदी अरब के विज़िट पे थे, आधी वो तो वापस आ गए। आधी से ज़्यादा तो आवाम ये समझती है कि जी इसराइल और फ़लस्तीन के मामला से अपना ध्यान भटकाने के लिए इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त सीरियस सिचुएशन इस वजह से है कि कल मोदी ने अपनी जो मिलिट्री कमांड है उसको कह दिया है कि यू आर फ्री, हमने ये जो बदला लेना है पाकिस्तान से, तो आप डिसाइड करें टाइम क्या होगा, किधर होगा, कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कैसे करनी है। तो इसकी वजह से वो हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं वो भी कह रहे हैं ये जो 2-3 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन लेट्स होप कि चीज़ें लेकिन इस बेहतर दफ़ा हों। अब अगर जंग छिड़ी तो वो एहतताम तक की जाएगी। नहीं, फिर वो देखें, जंग वही शुरू करना तो आपके बस में है, आप शुरू करें ना करें, लेकिन बात यह है कि जब एक दफ़ा हो जाए तो कौन कह सकता है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो पाकिस्तान ज़ाहिर है एक एटमी पावर भी है, और हमारी अच्छी भली फ़ौज है, और हमारे लोग हैं, हम ज़ाहिर है एज ए कौम वो तो फिर एक उस पर स्टैंड लेते हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन अब हम उस तरफ आते हैं कि बुनियादी तौर पे इन रिलेशंस को ठीक कैसे किया जा सकता है और इसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है पॉसिबली, यानी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो कैसे हो सकता है, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए कि ये दोनों मुल्क जो है ये अपने ताल्लुकात ठीक करें। मेरा ख्याल है इसमें एक बहुत बड़ी एडवाइस जो है एक ज़माने में वो चाइना ने दी थी पाकिस्तान को, गो के हम भी बड़े हाक्स हैं, वो जो है ना वो जैसे रिमशा है, जैसे हसन बेग है, तो सारे हाक्स बने होते हैं, सारे लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी की तैसी। बात यह है कि चाइना ने ये दिया था मशवरा पाकिस्तान को, आप ऐसा करें, आप अपनी इकानमी को बेहतर करें, आप अपनी मईशत को ठीक करें, और इस चीज़ को एज़ इट इज़, आपको पता है यहाँ पे उस कश्मीर और इस हमारे वाले कश्मीर में ट्रेड भी हो रही थी और लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, बस सर्विस शुरू थी, सारा कुछ था। तो उन्होंने कहा इसको एज़ इट इज़ रखें, और आप जो है ना 20-25 साल के लिए इस बात को भूल जाएं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने हांगकांग को अपने साथ मिलाया है इतने अरसे के बाद,
यानी 50-60 साल के बाद आखिरकार हांगकांग आ ही गया है ना, उस पर वार तो नहीं की। तो आप जंग की तरफ ना जाएं, आप ऐसा करें कि अपने आप को बेहतर करें, अपनी इकानमी बेहतर करें और अपनी यानी मईशत को बेहतर करें, अपने आप को मजबूत करें। पाकिस्तान और इकॉनमी बेहतर करे? नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। सर करनी पड़ेगी। आप काम ही नहीं करती तो ज़ाहिर है इकोनॉमी कैसे ठीक है? मेरे एक काम करने से इकोनॉमी बेहतर होनी है। नहीं, हाँ तो आप काम करते हैं ना, आप डबल काम है। करते हैं, आपने बेहतर कर ली। नहीं, सारे मिलके काम करेंगे तो तभी बेहतर होगा। सर गवर्नमेंट काम करेगी तो बेहतर होगा। देखें, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट का काम है लोगों को जो है ना वो देना, हेल्प देना, रेगुलेशन। गवर्नमेंट एक काम कर दे, करप्शन फ्री पाकिस्तान कर दे, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। हाँ नहीं, वो आप ऐसे ऐसे काम बता रही हैं जो हम कर ही नहीं सकते। हाँ तो फिर तो ये वही बात आई था। तो बात ये है कि वो चाइना का जो मशवरा था ना, मेरा कहने का मकसद ये था कि हम देख ये रहे हैं कि इंडो पाक रिलेशंस कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, ये जितना रिविजिट किया है सारे रिलेशंस को 1947 से लेकर 2025 तक, हमने ये देखा है कि इसमें एक चीज़ कामन थी, वो कश्मीर का मसला था। और भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कश्मीर का वाहिद मसला था। अभी उसमें एक ऐड हो गया है, वो पानी का मसला है। अब ये दोनों मसले मसाइल जो हैं, ये अगर एक तो चाइना का मशवरा था कि आप लोग जो है ना अपनी मईशत बेहतर करें, अपने आप को मजबूत करें। यही बात है, ये पाकिस्तान के लिए मशवरा था ना, लेकिन अगर एज एन इंडियन देखा जाए तो इंडिया भी कश्मीर के साथ अच्छा बर्ताव तो नहीं करता ना। या तो इंडिया भी उनको, इंडिया कश्मीर लेके भी कश्मीर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ कश्मीर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कश्मीरियों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। वहाँ पे यानी उस इलाके को कब्जा करना चाहता है, ना कि वहाँ के लोगों सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर रहने वाली जिंदगियां इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कितना जुल्म कर रहे हो, या तो इंडिया भी कश्मीर को उसके राइट्स दे, उसके रूल्स दे, तो हमें भी शायद इतराज ना हो कि यार इंडिया उनके साथ है, कश्मीर उनके साथ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बात यह है कि लेकिन हमने इस मसले को हल करना है। देखिए, जब हल करना होता है ना, वो जैसे मतलब दो बंदों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ जो है ना वो यानी रिमशा को करना पड़ता है, कहीं पे हसन बे को करना पड़ता है, सो दैट के मसले का हल निकल आए। ये बेसिक है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान को मसले का हल ढूंढना है। मसले का हल कैसे होगा कि जी दरमियान में एक एरिया है, एक इलाका है, कुछ लोग हैं, उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वो है कश्मीर। और उसको पाकिस्तान और इंडिया जो है, जैसे चाइना ने कहा कि आप अपने आप को मजबूत करें, 20-25 साल में मसला हल हो जाएगा। जैसे उस वक्त वाजपेयी साहब कह रहे थे कि जी कंपोजिट डायलॉग की बात कर रहे थे। अब तो खैर मसला बहुत ख़राब हो गया। 2019 के बाद मेरी नज़र में कश्मीर का मसला और ज़्यादा ख़राब हो गया। सर ये जो अच्छा, अभी देखें जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है, क्या हम उस कश्मीर को भी पाकिस्तान की स्टेट उस तरह डिफेंड करते हैं? अब देखें उनके ID कार्ड्स अलग, कश्मीर को लिखा ही अलग जाता है, वो पाकिस्तान से एक अलग ही लिखा जाता है, कश्मीरी लिखा जाता है उनको। तो ये स्टेट्स हैं, ये मैटर्स हैं। उसकी रीज़न है, मैं आपको बताऊं, वो इस पे बहुत सारी बात हो सकती है, क्योंकि कल को वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस इसको यहाँ पे होना है रेफरेंडम, और अगर उसको आप अपने साथ मिला लें एज ए प्रोविंस, जो कि मेरा ख्याल है मिला लेना चाहिए, हमारे यानी मुल्क का वो इंटेग्रल पार्ट हो, जैसे इंडिया ने किया हुआ है, तो अदरवाइज़ ये मसले मसाइल और बढ़ सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि ये कश्मीर का मसला हल हो सकता है अगर हम इस कश्मीर को, आपको पता है कि इस दौरान जो है ना 2-3 दफ़ा हमारे बड़े मुज़ाकरात रहे। आपको याद होगा ये वाजपेयी के बाद जो है ना, जब मुशर्रफ साहब आए तो ये आगरा में गए और वहाँ पे बाकायदा बड़े मुज़ाकरात हो रहे थे, और आगरा में कोई एग्रीमेंट पॉसिबल था इसी कश्मीर पे, वो नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह के साथ मुशर्रफ साहब ने मुज़ाकरात किए, और वो कहते हैं 2007 में जब ये जुडिशरी की मूवमेंट चली, उस वक्त मैंने बाकायदा एक जनरल मुशर्रफ के बड़े करीबी साथी हैं डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, मेरे भी दोस्त हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, और उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि मनमोहन सिंह जो है वो आ रहा था, इस सेरेमनी होनी थी, साइनिंग सेरेमनी, कि इंडिया और के पास कश्मीर कौन सा होगा, पाकिस्तान के पास कौन सा होगा। ये लेकिन नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, उस वक्त भी हल हो रहा था। तो इसको हल करने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कौमें बैठें, आपस में ये डिसाइड करें कि हमने उनको ह्यूमन राइट्स को, उन लोगों को हकूक़ कैसे देने हैं, और अपनी इकानमीज़ को बेहतर करें। आपको
पता है ये इतना बड़ा सबसे रीजन है, बेस्ट तो यही है कि कश्मीरियों को खुद ही डिसाइड और करना आपको दे। पता है कि कितना बड़ा रीजन है ये, जो साउथ एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया को मिला लें, तकरीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इधर ही रह रही है। तो इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। साउथ एशिया बहुत बेहतर हो सकता है। चलें जी, वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम ख़त्म हो गया है। तो नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे देख ही रहे थे कि इंडो पाक रिलेशंस कहाँ पे पहुँचे हैं, और इंडो पाक रिलेशंस में इरिटेंट्स किधर हैं, मसले मसाइल किधर हैं। और हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि बुनियादी तौर पे कश्मीर एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, और कश्मीर की वजह से हमारे जो ताल्लुकात हैं ख़राब हैं। हम 3-4 जंगें कर चुके हैं, और अब जो है इंडिया ने एक ज़्यादती और कर दी है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका बुनियादी तौर पे वर्ल्ड बैंक या समझें कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसका गारंटर है, वर्ल्ड बैंक गारंटर है, उसको भी सस्पेंड कर दिया यकतरफा तौर पे, जो कि इंडिया नहीं कर सकता। और ये एक यानी लाइफ लाइन है हमारी, इसलिए कि हम ज़रूरी मुल्क हैं। पानी के बगैर हमारी ज़राअत जो है वो ख़त्म हो सकती है, और हमारे ओवरऑल हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। ये एक और मसला ऐड हो गया है हमारे इंडो पाक रिलेशंस में। उम्मीद ये की जानी चाहिए दोनों कौम जो है ना, दोनों कौमों के लीडर्स जो हैं वो आपस में बैठें, और पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है और इस वक्त कोशिशें भी हो रही हैं। लेट्स होप कि मोदी सरकार को भी होश आ जाए, और हम सारे मिल के बैठें, इस अपने मसले मसाइल का जो दरमियान में इरिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करें, कोई CBM करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, और मसले मसाइल को हल करें और आगे चलें। और यही लोगों के लिए बेहतर है, यही दोनों कौमों के लिए बेहतर है, और यही वे फारवर्ड है। इसके साथ ही हसन बेग को और रिमशा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।